राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम लोग जो देखेंगे, इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा होती है और किस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली नेशनल इनकम के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। तो आप जानते हो राष्ट्रीय आय जो होती है वो किसी देश की आय होती है, किसी देश की इनकम होती है, ठीक है। और वो एक देश की जो एक राष्ट्र होता है उसकी इनकम होती है, और एक वित्तीय वर्ष में जितनी इनकम होती है इसकी हम लोग गणना करते हैं। एक वित्तीय वर्ष आपको हमने बताया कि एक वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल जो आपका पास ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर के 1 मार्च के मध्य ये संचालित होता है। तो जो हमारे नेशनल इनकम की गणना होगी उस नेशनल इनकम में आपके पास 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य जितने भी आपके पास इनकम जनरेट होती है उसको हम लोग इसके अंतर्गत कैलकुलेट बेसिकली करते हैं। तो नेशनल इनकम के जो कॉन्सेप्ट हम जानने से पहले हम इसके जो 7 या 8 कंपोनेंट है उन पर बात करना पसंद करेंगे। तो सबसे पहला आपका कंपोनेंट आता है जो इसका आता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद का तात्पर्य होता है, इसको हम लोग जो कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के नाम से जाना जाता है। और जीडीपी आपका होता है एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उत्पादित, एक घरेलू देश के अंतर्गत उत्पादित, घरेलू देश के अंतर्गत उत्पादित, ये वर्ड आपको याद रखना, घरेलू देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का योग जो होता है वो आपका जीडीपी कहलाता है, ठीक है। तो इसमें फाइनल गुड्स को लिया जाता है, अंतिम वस्तुओं का लिया जाता है, और अंतिम वस्तु का प्रयोग होता है जिससे हम यूटिलिटी गेन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनल कमोडिटी, उसे हम लोग अंतिम वस्तु कहेंगे। तो फाइनल कमोडिटी वो कमोडिटी होती है जिससे हम लोग यूटिलिटी ले लेते हैं और उसको आगे ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में फिर से प्रतिभाग नहीं करती है। तो इस प्रकार एक घरेलू देश के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को या सेवाओं का योग को अगर हम बाजार मूल्य से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जीडीपी या घरेलू आपका सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जीडीपी आपका हो जाएगा, जीडीपी इज इक्वल टू हो जाएगा जितना आपके पास आउटपुट हुआ है देश में, एक घरेलू देश की सीमा के अंतर्गत जितना आपका उत्पादन हुआ है उस उत्पादन को बाजार मूल्य से आप गुणा कर दो। जितना आपके पास उत्पादन हुआ उसको बाजार मूल्य से आप गुणा कर दो, प्लस जितनी सर्विसेज जनरेट हुई हैं उन सर्विसेज को भी उसके बाजार मूल्य से आप गुणा कर दो। तो इस प्रकार जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हमें प्राप्त हो जाएगी जीडीपी। और जब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, आउटपुट इनटू प्राइस ऑफ आउटपुट प्लस सर्विस इनटू प्राइस ऑफ सर्विस, ये आपका पास जीडीपी मार्केट प्राइस आपका हो जाता है। और ये जीडीपी मार्केट प्राइस का ये फार्मूला आपका बन जाता है। तो एक देश के अंतर्गत, डिफिनीशन फिर से क्लियर कर लीजिए, एक देश के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं आउटपुट एंड समस्त सेवाओं के बाजार मूल्य का योग आपका जीडीपी कहलाता है, क्योंकि इसमें बाजार मूल्य को हमने मल्टीप्लाई किया है, इसलिए बाजार मूल्य के कारण ये मार्केट प्राइस के अंतर्गत इसकी गणना हम लोग करते हैं। तो ये आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाता है, ये बाजार मूल्य पर होता है। आगे हम लोग फैक्टर कॉस्ट पर भी इसकी स्टडी करेंगे, साधन लागत पर भी इसकी स्टडी करते हैं। तो ये आपकी डिफिनेशन क्लियर हो जाती है कि सकल घरेलू उत्पाद जो होता है एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, एक घरेलू देश की सीमा के अंतर्गत, ठीक है, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का योग जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है। अब हम जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस की जब बात करते हैं तो इस प्रकार हमारे पास जो जीडीपी प्राप्त होती है वो जीडीपी कुछ इस प्रकार से, हमारे पास जीडीपी इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। और इसको हम लोग नोट करते हैं
कि आप इसको जीडीपी को आप कुछ जीडीपी आपको दो प्रकार से प्राप्त होती है। जीडीपी एक मार्केट प्राइस पर होती है क्योंकि बाजार मूल्य पर इसकी गणना की जाती है, एंड दूसरे प्रकार की जीडीपी आपकी होती है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है, साधन लागत पर जीडीपी की गणना होती है। इन दोनों का मान वैसे तो समान होना चाहिए, चाहे आप मार्केट प्राइस पे जीडीपी की गणना करिए, चाहे आप जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की गणना कीजिए, दोनों का मान तो समान हो जाना चाहिए। बट दोनों का मान समान नहीं होता है, तो इसका कुछ कारण होता है। तो जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस को जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम फार्मूले के अंतर्गत अभी देखते हैं। तो इस प्रकार से जो आपके पास जीडीपी आपके पास कैलकुलेट होती है, वो जीडीपी आपके पास इसमें जो आपके पास फैक्टर कॉस्ट होती है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट होती है, आप जीडीपी मार्केट प्राइस में से जो बाजार मूल्य पर आपने जीडीपी की गणना किया है, उस बाजार मूल्य के जीडीपी में आप इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस कर दीजिए और जितनी सब्सिडी आपको मिल रही है, सब्सिडियों को इसमें प्लस कर दीजिए, तो आपके पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। किससे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट रखना। ये एग्जाम में कई बार एमसीक्यू के रूप में इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को जीडीपी एट मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को मार्केट प्राइस में माइनस करते हैं और सब्सिडियों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन अगर ये फार्मूला आपका कुछ ऐसा हो जाए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अब आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाएगा, एंड सब्सिडीज जो होंगी वो माइनस हो जाएंगी। तो ये आपका पास फार्मूला बन जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस से जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने का आपका ये फार्मूला बन जाता है। तो ये फार्मूला आपको आना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, और ये आपका जो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट है और मोस्टली बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखता हूं। और ये आपके पास अगर मैं कहूं तो 4 स्टार क्वेश्चन माना जाएगा। 4 स्टार क्वेश्चन का मतलब होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिविल की भाषा में इसे 4 स्टार क्वेश्चन माना जाता है। तो ये आप फार्मूला, दोनों फार्मूलों को प्रॉपर रेडी रखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक और इसमें टर्मिनोलॉजी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। चलिए उस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग देख लेते हैं। वो टर्मिनोलॉजी क्या है? सबसे ज्यादा है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी की बात सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मौद्रिक एवं वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक एवं वास्तविक जीडीपी, इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नॉमिनल एंड एक्चुअल या रियल आपके पास जीडीपी होती है, इनको आप जान लीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है? जब जीडीपी की गणना वर्तमान कीमत के आधार पर की जाती है, तो उसे वर्तमान कीमतें या मुद्रा रूप जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो यानी जब हमारे पास आपके पास जीडीपी की गणना, ठीक है, जीडीपी की गणना करेंट प्राइस पर किया जाता है, करेंट ईयर प्राइस पर किया जाता है। ठीक है, करंट ईयर प्राइस पर किया जाता है, तो इसे हम लोग कौन सा? नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। नॉमिनल जीडीपी की संज्ञा देते हैं। व्हेन वी कैलकुलेट द जीडीपी एट करेंट ईयर प्राइस, जब हम करेंट ईयर प्राइस पर इसकी गणना करते हैं, तो ये हमारे पास जो जीडीपी मिलती है, ये आपके पास करेंट ईयर प्राइस यानी प्रेजेंट ईयर के प्राइस पे होती है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। वहीं जब जीडीपी की गणना स्थिर ईयर पर किया जाता है, स्थिर वर्ष पर किया जाता है, ठीक है, तो एक दिए हुए वर्ष में जहां कीमतें स्थिर
होती हैं उसके आधार पर गणना किया जाता, तो उसे हम लोग रियल जीडीपी की संज्ञा देते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल। तो जब हमारे पास स्थिर या आधार वर्ष स्थिर कीमतों स्थिर कीमतों या आधार वर्ष के आधार पर जीडीपी की गणना की जाती है, तो इसे हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। मैं इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रखूंगा और ये 3 स्टार आपके पास प्रश्न बन जाता। 3 स्टार प्रश्न का मतलब होता है इंपॉर्टेंट आपका है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी में बेसिक डिफरेंस क्या होता? बेसिक डिफरेंस केवल ईयर ऑफ प्राइस, यानी किस ईयर के प्राइस को करंट प्राइस एंड बेस प्राइस, आप इंडेक्स नंबर में पढ़ चुके हो। इंडेक्स नंबर में जो आपका करंट एंड बेस ईयर प्राइस है उसके आधार पर डिफरेंशिएट किया जाता। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास आपका फार्मूला आपने देखा, जीडीपी इज इक्वल टू आपने फार्मूला देखा था ओ इंटू पी प्लस एस इंटू पी। ये फार्मूला आपने देखा था, इसके पूर्व देखा था। अब चलो इसको नॉमिनल जीडीपी में मैं कन्वर्ट करता हूं। नॉमिनल जीडीपी में आपके पास क्या हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी, मान लीजिए एक कंट्री में 10 वस्तुओं का उत्पादन किया जाता और उस वर्ष उस वस्तु का मूल्य 9 रुपए है। ठीक है, उस आउटपुट का एवरेज मैंने प्राइस यहां पे ले लिया 9 रुपए है, प्लस सर्विस जो है वो भी 10 है और उसका प्राइस 8 रुपी है। तो आपके पास नॉमिनल जीडीपी का मान कितना हो जाएगा? आपके पास 90 एंड आपके पास 80, आप क्या पास क्या हो जाएगा? 170 आपके पास जीडीपी का मान हो जाएगा, दैट इज नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी। आपके पास नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी। वहीं अब देखिए ये आपके पास एक करेंट ईयर प्राइस पर है, करंट ईयर प्राइस पर है, और आपके पास जो बेसिक ईयर प्राइस है जिसमें हम रियल जीडीपी की गणना करते हैं, तो रियल जीडीपी की गणना करने के लिए बेसिक प्राइस को हम लोग की गणना करेंगे। तो बेसिक प्राइस का मतलब होता यही 10 वस्तु है, लेकिन आज से 5 साल पहले जो आपका आधार वर्ष या मूल्य था उस मूल्य पर हम गणना करते हैं। उस समय मान लीजिए इसका मूल्य 5 रुपए था, इसका मूल्य 5 रुपए था, और प्लस आपका इस कमोडिटी का प्राइस कितना था? इस कमोडिटी का भाई प्राइस 5 रुपए था। सपोज दैट आज से 5 साल पहले, तो आपका क्या कहोगे? ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। यानी जो जीडीपी आपकी 5 साल पहले 100 थी वो आज नॉमिनल रूप में 170 आ गई है, एंड 170 और 100 दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब आपका प्रश्न है कि सर ये फार्मूला बताइए कैसे होगा। चलिए फार्मूला देखिए दोनों का फार्मूला हम देखते हैं। तो आपके पास पहला आपका होता है नॉमिनल जीडीपी का जो फार्मूला आपका बनेगा। नॉमिनल जीडीपी में मैंने बोला कि आउटपुट को करंट ईयर प्राइस यानी वर्तमान प्राइस से आप कैलकुलेट, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करंट ईयर प्राइस से, प्लस आपका जो सर्विस होगा वो भी करंट ईयर प्राइस को, जिसको आप इंडेक्स नंबर में 1 मानते हो, उसको मैंने करंट ईयर प्राइस रखा। इसको और आप सही से लिखना चाहो तो जीडीपी मान लीजिए 2021 पे निकालना चाहते हो, जीडीपी आप 2021 की गणना करना चाहते हो, तो इक्वल टू ओ इंटू आपके पास पी 2021 प्लस एस इंटू पी इंटू 2021। ये आपका फार्मूला बनेगा नॉमिनल जीडीपी का, कि आपको जिस साल का प्राइस जीडीपी कैलकुलेट करना है उस साल का ही आपको प्राइस चाहिए आउटपुट का, एंड उसी साल का प्राइस आपको चाहिए सर्विसेज का। इन दोनों की आपको गणना करनी होगी। वहीं ये आपका नॉमिनल जीडीपी का फार्मूला हो गया। चलिए अब रियल जीडीपी का फार्मूला देखते हैं। तो रियल जीडीपी का फार्मूला ये आपका बन जाएगा कि आपका बेस ईयर क्या है, बेस ईयर के आधार पर होता है, तो आउटपुट इंटू पी जीरो प्लस सर्विस इंटू पी जीरो, ये आपका फार्मूला हो जाता है। क्लियर है? तो ये फार्मूला हो जाता है, यानी पी जीरो रिप्रेजेंटिंग ईयर, बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर को ये रिप्रेजेंट करता है। यहां पर P1 रिप्रेजेंटिंग करंट ईयर प्राइस है। ठीक है, करंट ईयर को रिप्रेजेंट करता। तो ये आपके पास फार्मूला, मान लीजिए इस समय आपके पास 2017-18 को बेस ईयर मान लिया जाए कि माना जा रहा है, तो जीडीपी आपकी जो गणना होगी वो रियल जीडीपी का मान क्या होगा? आउटपुट इंटू प्राइस इंटू 2017 प्लस सर्विस इंटू
आपके पास प्राइस 2017 का होगा। दिस विल बी फार्मूला। अब आप भूलोगे नहीं, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी एंड दिस इज कॉल्ड ऊपर वाला नॉमिनल जीडीपी है। आप दोनों जीडीपी का कॉन्सेप्ट को अब आप मत भूलिएगा। क्लियर है? तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इन बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता। चलिए दो तीन वेरिएबल्स और परेशान करते हैं जो आपकी एग्जाम्स में आते हैं, बड़ा टर्मिनोलॉजी होती है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। दैट इज कॉल्ड, आपके पास क्या होता है, दो टर्मिनोलॉजी होती है। तो आपके पास इसमें जो मैं आपको बात करता हूं, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी और स्फीति क्या कहलाता है, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं और इसको भी मैं 4 स्टार क्वेश्चन कहूंगा। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इसको हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। ठीक है, चलो तो जीडीपी डिफ्लेटर को हम गणना करते हैं। इसको क्या कहते जाता है, इसको जीडीपी और स्फीति कहा जाता है। इसको जीडीपी और स्फीति की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत जो आपका फार्मूला है, ये याद रखिएगा, जो हमारे पास कीमतें होती हैं वो कीमतें लगातार बदलती जाती हैं। और आपकी अर्थव्यवस्था में आप ये देखिए यहां पर कि यहां पर 100 जो जीडीपी थी कन्वर्ट हो गई 170 में। वास्तव में देश में कोई उत्पादन नहीं बढ़ा, लेकिन जीडीपी आपकी बढ़ गई। ये एक्चुअल नहीं है, बल्कि एक प्रकार से इन्फ्लेशन के कारण ऐसा लग रहा है। इससे क्या होता है, इकोनॉमी में रियल ग्रोथ इसको हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है, तो डिफ्लेटर का मान बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता। और जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करने के लिए, यानी जो आपके पास जीडीपी में मूल्य में परिवर्तन होता, उसके कारण जीडीपी में कितना परिवर्तन होता, इसकी गणना करने के लिए आपका फार्मूला बन जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर का मान निकालने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू आपके पास, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, इसमें कोई ईयर दिया रहता, कोई ना कोई ईयर जरूर दिया रहेगा। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, आप इसमें वैल्यू रखिएगा रियल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड आपके पास नॉमिनल जीडीपी, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आपके पास कांस्टेंट ईयर प्राइस है और जो करंट ईयर प्राइस है, उस जीडीपी में से आपके पास बेस ईयर प्राइस के जीडीपी को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर का मान निकल आएगा। ठीक है, आप मान लीजिए जीडीपी डिफ्लेटर का मान आप कैलकुलेट करना चाहते हैं 1997-98 के प्राइस पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1997 में जो आपके पास प्राइस था जीडीपी का, मान के चलिए 1049 था, सपोज दैट, एंड आपके पास करंट ईयर में जो नॉमिनल जीडीपी का मान था, ठीक है, वो जीडीपी का मान था 142, आपके पास 6 इंटू आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर का मान निकल आएगा 135। दिस इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर, इसे जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपका, मैं इसको 3rd स्टार क्वेश्चन की संज्ञा दे रहा हूं। 3rd स्टार क्वेश्चन है और 3rd स्टार क्वेश्चन का मतलब होता है कि दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये एमसीक्यू में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला बताइए। क्लियर है? नाउ एक अब प्रश्न आपका और बनता है कि जो आपके पास जीडीपी होता है वो वास्तव में कब काउंट करना चाहिए। तो याद रखना, जीडीपी जब भी आप कैलकुलेट करिएगा वो सामान्य मूल्य वर्ष को इसके अंतर्गत कैलकुलेट करना चाहिए। आपके पास नॉर्मल प्राइस ईयर को, जिस साल ना तो अधिक मूल्य बढ़ा हो ना जिस साल मूल्य बहुत अधिक कम हुआ हो, उसके अंतर्गत अगर आप रियल जीडीपी का मान कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसे आप सामान्य मूल्य वर्ष के आधार पर गणना कीजिएगा, तभी आप जीडीपी का मान एक्यूरेट एंड क्या होता, ओरिजिनल कैलकुलेट कर पाएंगे। ये पॉइंट आपके लिए बहुत अधिक
इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और नहीं तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर इंडेक्स बनाना पड़ेगा। ये आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर इंडेक्स बनाया गया, और नहीं तो अगर आप क्या करते हैं, दो आपके पास साल है और आपको लगता है कि नहीं मैंने जो जीडीपी कैलकुलेट कर लिया है वो वास्तव में एक करंट ईयर में बहुत हाई फ्लक्चुएशन था, कोविड के कारण प्राइस या तो डिक्लाइन हुआ या तो प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन वो रियलिटी नहीं है, तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करके इस पे अप्लाइड करना होगा और उसके आधार पर आपको जीडीपी की गणना करनी होगी। ठीक है, तो ये आपके पास जीडीपी की गणना इस तरह हो सकती है। मैंने आपको इतने मेथड्स बताएं। चलिए, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब जीडीपी के बाद आपका दूसरा प्रश्न बनता है, व्हाट इज एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? व्हाट इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एक देश में ठीक है, आपके पास वस्तुएं तथा सेवाओं का उत्पादन जब हम करते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं का जब हम उत्पादन करते हैं, तो मशीनों में घिसावट या टूट फूट हो जाती है। टूट फूट हो जाती है, तो इसको कहा जाता है कि आप जीडीपी से घटा दो, और जीडीपी से घटाने के बाद आपको एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास जीडीपी प्राप्त हुई है उस जीडीपी में से आपको माइनस क्या करना है, आपको माइनस करना है, आपको एनडीपी माइनस करना है, और सॉरी एनडीपी नहीं, आपको माइनस करना है, आपके पास डेप्रिशिएशन को माइनस करना है। डेप्रिशिएशन को माइनस करना है। दस वी कैन कैलकुलेट, मुझे क्या गणना हो जाएगी, एनडीपी की गणना हो जाएगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना हो जाएगी। अगर आपकी जीडीपी का मान मार्केट प्राइस पे दिया है, तो डिप्रिशिएशन का मान घटाने के बाद आपका एनडीपी क्या हुआ, मार्केट प्राइस में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके जीडीपी का मान आपके पास फैक्टर कॉस्ट में दिया है, तो डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद एनडीपी का मान फैक्टर कॉस्ट में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार मुझे दोनों प्रकार की जीडीपी में डेप्रिसिएशन को घटाने के पास हमें एनडीपी प्राप्त होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। और यह शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसमें वास्तव में टूट फूट या घिसावट को हटाया जाता। अब आपका फिर से एक प्रश्न आ जाता है। प्रश्न क्या आ जाता है कि सर, हमें कैसे पता चले हमें कैसे पता चले कि टूट फूट कितना हुआ? ठीक है, कैसे पता चले? क्योंकि नई मशीनें आती हैं, एक दो साल तो टूट फूट होती ही नहीं। जब टूट फूट एक साल नहीं होती, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन? तो मेरा आंसर ये होगा कि मान लीजिए एक आपने मशीन खरीदा, ठीक है, कोई एक मशीन आपने खरीदा, उस मशीन को, ठीक है, उस मशीन की उम्र कितनी है ये पहले आप पूछ लो। आपको ने देखा होगा कि उम्र लोग बता देते कि ये लगभग 5 साल तक चल जाएगी, 6 साल तक चल जाएगी। मान लीजिए आपकी उस मशीन की उम्र 10 ईयर है। कितनी है? 10 ईयर है। उस मशीन का प्राइस कितना है? 10,000 है। 10,000 है, तो यानी आप क्या कह रहे हो कि ये मशीन 10 साल में समाप्त हो जाएगी, यानी हर साल प्रति ईयर इसमें टूट फूट या घिसावट कितनी होगी? 1,000 रुपए के बराबर इसमें घिसावट होगी। ठीक है, तो आपको यह नहीं होता कि टूटी मशीन ला करके दिखाना उसका प्राइस, नहीं, इसके अंतर्गत मशीन की एज निकाली जाती है, और एज को उसके प्राइस से आप डिवाइड कर दीजिए, उसके वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिए, परिणाम स्वरूप आपको पर ईयर डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए एक ऑफिस में आप काम करते हो, उस ऑफिस में आप अपने लैपटॉप पे काम करते हो, तो लैपटॉप का जो आपका डेप्रिसिएशन मूल्य है, इसको आपको जोड़ना होगा। एक लैपटॉप मान के चलते, मान लीजिए 5 ईयर वो चलेगा, ठीक है, 5 ईयर चलेगा, दैट हैव द प्राइस 50,000 रुपी उसका प्राइस है, तो एक साल में उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 के बराबर उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू मान हो जाएगा। तो जो भी आपके पास वहां ऑफिस में उत्पादन होगा, उसमें 10,000 का मान आपको माइनस करना पड़ेगा।
जाएगा, तो आपको शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी की आपको गणना करनी पड़ेगी और जीडीपी में डेप्रिसिएशन को आपको माइनस करना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन आपको निकालने का ये तरीका मत भूलिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लोगों का क्लियर, मैंने देखा मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और मैं इस क्वेश्चन की अगर रेटिंग दूं तो इस क्वेश्चन को मैं रेटिंग 4 स्टार देना चाहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंतर्गत आता है। मोस्टली एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा, आप देखिएगा ये जरूर पूछा जाएगा कि एनडीपी कैसे निकलेगा। ठीक है, या इसको फार्मूला थोड़ा रोटेट कर दो, जीडीपी को इधर ले लो, तो जीडीपी इज इक्वल टू आपका एनडीपी माइनस आपका डेप्रिसिएशन, सॉरी प्लस आपका डेप्रिसिएशन होगा ना। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ये इस तरह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सबसे ज्यादा गड़बड़ ये होती है कि हमको जो सिखाया जाता है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन सिखा दिया जाता है। एग्जाम में हम लोग ये माइनस सर्च करते हैं एमसीक्यूज में, इस माइनस को सर्च करते हैं और जिस क्वेश्चन में माइनस दिखाई पड़ता है उसी को टिक मार देते हैं। ठीक है, और ये ध्यान नहीं देते हैं कि एग्जाम में एमसीक्यूज जो आपकी बनाई जाती हैं, आपके पास एमसीक्यूज कुछ ऐसे बनाई जाती है। जीडीपी, देखिए आपके पास एनडीपी मार्केट प्राइस, आपके पास माइनस, आपके पास डेप्रिसिएशन है, पहला ऑप्शन आपका। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, जीडीपी आपका फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनडीपी आपका मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका जीडीपी एंड मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनडीपी आपका मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन है। ठीक है, चौथा है नन, कोई नहीं। अब आप देखिए सारे ऑप्शन क्लियर हैं और आप आंसर कहां ढूंढ रहे हो, आप आंसर इसमें ढूंढ रहे हो। आपको लग रहा है कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आप गौर से देखो कि एनडीपी यहां पे मार्केट प्राइस दिया है और यहां पर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, तो कैसे आपका फार्मूला सही है, नहीं सही है। तो ये पहला आपका ऑप्शन लगेगा कि माइनस के आधार पे आप तुरंत टिक मार करके माइनस डिप्रिसिएशन, अधिकतर मेरे द्वारा भी एक गलती ज्यादा हुई कि मैं माइनस डिप्रिसिएशन देख करके बढ़ जाता था और गलती यहां तो थी, मैंने फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में कंपेयर नहीं किया। दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए। यहां पर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनडीपी एट मार्केट प्राइस दिया, प्लस का सिंबल लगा है। ठीक है, प्लस का सिंबल तो करेक्ट है इसके साथ एनडीपी के साथ, बट ये यूनिट आपकी गलत है। तीसरा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन माइनस है, अर्थात थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये बेसिक पॉइंट आप बहुत नोट रखिएगा और एग्जाम में 100% मैं कहता हूं ये प्रश्न पूछा जाएगा। 100% आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा और आप वहीं पर गलत कर दोगे। क्लियर है? नाउ आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे गणना कर लेते हैं। अब मेरे पास आ जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दैट इज 3 सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आपके पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखो यहां पे कॉन्सेप्ट घरेलू की जगह राष्ट्र लग गया, और आप जानते हो राष्ट्र एक विस्तृत कॉन्सेप्ट है। विश्व में जहां पर भी भारत के नागरिक, ठीक है, आपके पास उत्पादन कर रहे हैं, वो हमारे पास आता है और वो राष्ट्रीय आय का पार्ट बन जाता है। तो इस प्रकार जब पूरे भूमंडल को जोड़ लेते हैं, इसमें एक देश की घरेलू सीमा को छोड़ करके, एक घरेलू देश की सीमा के अतिरिक्त, सॉरी छोड़ करके मैंने बोला, एक घरेलू देश की सीमा के अतिरिक्त विश्व से जितना हम लोग ट्रेड करते हैं, जितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और जितना हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसके अंतर को इसमें ऐड किया जाता है। किसमें? जीडीपी में ऐड कर दो, आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। यानी आपके पास जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या, फिर आपका प्लस करना है विदेशों से प्राप्तियों को, विदेशों से हुई प्राप्तियों को। अब हुई प्राप्तियों का मतलब होता है कि मैंने विदेश से कितना प्राप्त किया।
ठीक है, अब याद रखना। चलिए इस विदेश की प्राप्तियों पर एक हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये विदेशी प्राप्तियां कैसे हो सकती हैं। आपने वर्ड लिखा विदेशी प्राप्तियां, मैं कहता हूं कि विदेशी प्राप्तियां धनात्मक हो सकती हैं, विदेशी प्राप्तियां निगेटिव हो सकती हैं, और विदेशी प्राप्तियां शून्यात्मक हो सकती हैं। तीनों कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, अगर मैं एक्सपोर्ट जितना करता हूं, एक्सपोर्ट करने के बाद मुझे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, मुझे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, यही तो आप कहोगे कि मुझे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो ये इनकम में जोड़ा जाएगा। तो जो आपका एक्स है दैट हैव द वैल्यू प्लस, क्योंकि ये देश में मुद्रा मेरे पास आती है। वहीं एम जो होता है ये एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट कर सॉरी एक्स इंपोर्ट होता है, और इंपोर्ट करने से जो हम वस्तुएं मंगाते हैं उसके लिए मुद्रा देनी पड़ती है। तो ये तो राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी नहीं, क्योंकि मुद्रा देनी पड़ी, और जो दिया जाता है वो हम जोड़ नहीं सकते, इसलिए इसकी वैल्यू सदैव क्या हो जाएगी, माइनस हो जाती है। तो जब हम विदेशी प्राप्तियों की बात करते हैं तो फार्मूला आप x माइनस एम ही क्यों लिखते हो? कारण क्या होता है, x हैव द वैल्यू पॉजिटिव एंड m हैव द वैल्यू निगेटिव, क्योंकि इसमें मुद्रा पाते हैं, x में मुद्रा पाते हैं और m में मुद्रा देते हैं, इसलिए x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, m की वैल्यू निगेटिव होती है। अगर देश का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर हो, और हम बैलेंस, हमारे पास जो ट्रेड है वो बैलेंस ट्रेड काम कर रहा हो, बैलेंस आपके पास भुगतान संतुलन हो, ठीक है, बैलेंस आपके पास, जो आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल हो, तो आप क्या कहोगे कि जीएनपी का मान जीडीपी के मान के बराबर रहेगा। और एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत यह पूछा जाता है कि वो कौन सी दशा है जब अर्थव्यवस्था में, जब अर्थव्यवस्था में जीडीपी और जीएनपी का मान बराबर हो जाता, तो आप कहोगे कि जो हमारा भुगतान संतुलन है वो बैलेंस में है, ना तो हम अतिरेक में हैं ना तो घाटे में हैं, इसलिए ये ऐसा होता है। तो ये कंडीशन होने के लिए जो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस में तभी होगा, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मान जब बराबर होता है तब हमारा जीडीपी का मान जीएनपी के मान के बराबर होता है। ठीक है, कारण क्या होता है कि जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस आपके पास विदेशों से प्राप्तियां हैं, तो इसको हम x माइनस एम लिखेंगे, और x और m दोनों का मान बराबर है। जब दोनों का मान बराबर है तो जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस 0, आपके पास मान लीजिए 10 माइनस 10, दोनों का मान जब बराबर है, x माइनस एम कह रहे हो तो यानी 10 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा, जीएनपी आपका जीडीपी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके आप पास हो जाएगा कि विदेशों से अगर प्राप्तियों का मान शून्य, और प्राप्तियों का मान शून्य तब होगा जब भुगतान संतुलन होगा, ना तो फेवर में ना तो अनफेवर में, तब जीडीपी जीएनपी के बराबर हो जाएगी। पहला पॉइंट नोट करिए। दूसरा पॉइंट, वो कौन सी दशा है जब जीडीपी का मान ज्यादा हो जाए, सॉरी जीएनपी का मान ज्यादा हो जाए, जीएनपी का मान ज्यादा हो जाए जीडीपी से। ठीक है, तो ये वो दशा होती है जब इकोनॉमी में क्या हो जाए कि हमारा एक्सपोर्ट का मान ज्यादा हो जाए और इंपोर्ट का मान कम हो जाए, जब हमारे निर्यात देश में बहुत अधिक हो और आयात देश में कम हो। ठीक है, निर्यात अधिक हो और आयात कम हो, तो विदेशी प्राप्तियां, तो आपका फार्मूला हो जाएगा जीएनपी इक्वल टू जीडीपी इज प्लस आपका हो जाएगा x माइनस एम, और मैंने यहां पर x इज ग्रेटर देन m माना है, यानी भुगतान संतुलन में अतिरेक है। भुगतान संतुलन में क्या है, अतिरेक है, एक्सेस है, सरप्लस है, यानी एक्सपोर्ट का मान ज्यादा है, इंपोर्ट का मान कम है। तो हम यहां पर वैल्यू जब पुट कर दोगे तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो यानी जीडीपी आपके पास प्लस, मान लीजिए एक्सपोर्ट आप 100 रुपए करते हो और इंपोर्ट केवल मंगाते हो 10 रुपए का, तो आपके पास जीडीपी में 100 रुपए और ऐड हो जाएगा, तो यानी जीएनपी का मान जो आपका मिलेगा वो जीडीपी में 100 रुपए प्लस होकर के मिलेगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी थर्ड प्रूफ हो जाएगी कि अगर इकोनॉमी में सरप्लस है, आपका इकोनॉमी में सरप्लस है, तो विदेशी प्राप्तियों का मान कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जीएनपी का मान जीडीपी से अधिक हो जाएगा। हाँ, इकोनॉमी में एक और कंडीशन होती है, जब इकोनॉमी में एक्सपोर्ट का मान कम होता है और इंपोर्ट का मान ज्यादा होता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ ऐसी घटना
हो चुकी है। जब भारत इंपोर्ट ज्यादा करता था और एक्सपोर्ट कम करता था, तो इंपोर्ट का मान ज्यादा होने से, निगेटिव का मान ज्यादा होने से, पॉजिटिव का मान कम होने से विदेशी मुद्रा जाती बहुत थी, आती कम थी। उसके परिणाम स्वरूप आपका जो जीडीपी है उसका मान ज्यादा होता है और जीएनपी का मान कम हो सकता है। ये एग्जाम में 3 स्टार 4 स्टार में क्वेश्चन देता हूं। एग्जाम में कंडीशन लगा के ये पूछ सकते हैं कि विदेशी प्राप्तियों से क्या इंटरलिंक है या बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या इंटरलिंक है, जीडीपी और जीएनपी के रिलेशनशिप का क्या संबंध है। तो वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा कि विदेशों से हुई प्राप्तियां शून्यात्मक हैं, कि विदेशों से हुई प्राप्तियां धनात्मक हैं, कि विदेशों से हुई प्राप्तियां ऋणात्मक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का फार्मूला जो आपका फाइनली बन जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो फार्मूला फाइनली बन जाता है, जीडीपी आपका जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से हुई प्राप्तियां, विदेशों से प्राप्तियां, ये फार्मूला आपका बना। अब प्राप्तियां कैसे निकालते हैं? तो जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के इंटरवल के द्वारा निकाला जाता है। और यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के तीनों सिद्धांत, बीओपी अगर बैलेंस में है तो यानी जीरो, तो यानी जीडीपी इक्वल टू जीएनपी, बीओपी अगर सरप्लस में है तो कंडीशन आपकी हो जाएगी जीएनपी का मान ज्यादा हो जाएगा, एंड बीओपी का मान अगर क्या हो जाएगा डेफिसिट में हो तो क्या हो जाएगा, जीएनपी का मान जीडीपी के मान से कम हो जाएगा। ठीक है? और इस फार्मूले को मैं ऐसा, जीएनपी आपके पास इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम लिख सकता हूं। इसको और मैं ट्रांसफॉर्म फॉर्म में लिख सकता हूं। इसको कैसे लिख सकता हूं कि जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस एक्स माइनस एम, इस फॉर्म पे भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है? इस फॉर्म पे भी लिख सकते हो कि जीएनपी में से विदेशी प्राप्तियों को आप माइनस कर दो तो आपको जीडीपी मिल जाएगी। ठीक है? और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लागू होगा कि यदि जीडीपी की गणना आपने मार्केट प्राइस में किया है तो आपको जीएनपी की गणना भी मार्केट प्राइस में हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यहां पर भी लागू होता है। एंड अगर जीडीपी की गणना आपने फैक्टर कॉस्ट पे किया है तो जीडीपी की गणना फैक्टर कॉस्ट में करने से जीएनपी की गणना भी फैक्टर कॉस्ट में आपकी हो जाएगी। ये नोटेबल फार्मूला आपका बन जाता है। ठीक है? तो ये जीएनपी का कॉन्सेप्ट आपका मैंने क्लियर कर दिया, और जीएनपी का मान जीडीपी के मान के क्यों बराबर हो जाता है इसका भी मैंने रीजन आपको बताया। चलिए अगला कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाता है। ओ नो, अगला कॉन्सेप्ट आप, हाँ, हमने जीएनपी की अभी गणना किया, और जीएनपी के बाद मेरा अगला फोर्थ जो पॉइंट हो जाता है वो होता है आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यहीं पर आपका नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट ऐड होने वाला है। ठीक है? नेट नेशनल इनकम की गणना करने के लिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए आपको जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास ऑब्लिक घिसावट को आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपको एनएनपी प्राप्त हो जाएगी। ये आपका फार्मूला बन जाता है कि आपने जीएनपी से मूल्य ह्रास को माइनस कर दिया तो आपको एनएनपी प्राप्त हो जाएगी। इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जीएनपी इज इक्वल टू एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन। अगर मैं इस तरह लिखना चाहूं तो आपके पास ये फार्मूला भी आपका रिप्रेजेंट करता है कि एनएनपी और जीएनपी के बीच में केवल एक कड़ी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन के कारण क्या होता है कि इन दोनों की वैल्यूज में अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो आपके पास एनएनपी प्राप्त होता है वो एनएनपी आपके पास जीएनपी में से आप जब माइनस कर देते हो, क्या माइनस कर देते हैं हम लोग, जब माइनस कर देते हैं आपका मूल्य ह्रास या घिसावट, और घिसावट को मैंने कैलकुलेट करना आपसे सिखाया कि
कभी भी घिसावट को जो आप कैलकुलेट करते हो, वो कैलकुलेट करना आपका बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता। उसके ईयर पे, उसके लाइफ के आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर जीएनपी का मान, अगर मार्केट प्राइस पर जीएनपी है, मार्केट प्राइस पर जीएनपी है और उसमें डेप्रिसिएशन का मान माइनस कर रहे हैं, तो एनएनपी जो आपकी आएगी वो मार्केट प्राइस आएगी। उसी प्रकार अगर जीएनपी का मान फैक्टर कॉस्ट में है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट का मान जो फैक्टर कॉस्ट आएगा, वो भी आपका कैसे आएगा, वो भी वैल्यू जो आपकी आएगी वो फैक्टर कॉस्ट पर आएगी। तो इस प्रकार जो हमारे पास एनएनपी प्राप्त हुई वो दो प्रकार से हुई, एक करंट ईयर के प्राइस पे और एक साधन लागत रेखा के रूप में प्राप्त हुई। ठीक है, साधन लागत के रूप में प्राप्त होती है। और जो ये आपके पास साधन लागत रेखा होती है, ठीक है, इसको आपको क्या रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस में, इसको हम जरूर देखते हैं। तो आप जानते हो कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एक्ट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस आपके पास क्या होगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, देखो अब आपका कहोगे सर ये इनडायरेक्ट टैक्स को आपने माइनस क्यों किया। ठीक है, हम पांच लोग मिलकर के ए बी सी डी ई ये पांच उत्पादन के साधन मिलकर के मार्केट में कोई वस्तु का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उसकी लागत कितनी हो जाती है, 100 रुपए। तो हम कहते हैं कि 100 रुपए में हमारी ले लो, ये प्रोडक्ट आप ले लो। ठीक है, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन जब ये बाजार में वस्तु उतरती है तो आप देखते हो कि गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है। जब इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है तो इस कमोडिटी का प्राइस कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो प्रोडक्ट हो जाता है ये मार्केट प्राइस में प्रोडक्ट का प्राइस है, और ये फैक्टर कॉस्ट में जो साधनों ने जिस लागत पे इसको बनाया वो वास्तव में फैक्टर कॉस्ट है, और इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड हो गया, इसलिए मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो गया। तो आप क्या करो कि जो एनएनपी मार्केट प्राइस है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दो, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको प्राप्त हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो आपको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आपको निकालने के लिए ये आपका एक इजी फार्मूला बन जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक फार्मूला जनरेट होगा। फिर क्या होता, अगर आपके पास सब्सिडीज दी गई हैं, अगर आपके पास गवर्नमेंट सरप्लस है, तो आपको अब जो आपके पास ये कॉन्सेप्ट आपका निकला कि एनएनपी आपका फैक्टर कॉस्ट है, इसी के आधार पर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को आप लोग नेशनल इनकम की संज्ञा दे देते हो। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नेशनल इनकम क्या है, तो आप आंसर देना कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो वास्तव में आपकी इकोनॉमी में नेशनल इनकम है। लेकिन नेशनल इनकम इसको कहने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। आपको नेशनल इनकम, अगर आप मार्केट प्राइस एनएनपी को कहते हैं, नेशनल इनकम के रूप में जानते हैं, तो इसमें एनएनपी आप फैक्टर कॉस्ट में से, आप फैक्टर कॉस्ट आपका सॉरी एनएनपी आप मार्केट प्राइस में से जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है उसको तो आप माइनस कर दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस कर दीजिए, प्लस सब्सिडी देने से वस्तु का मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता, तो सब्सिडी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, माइनस आपके पास जो गवर्नमेंट सरप्लस है उसको घटा दीजिए, गवर्नमेंट सरप्लसेस को आप घटा दीजिए, तो आपको ये नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट एनएनपी एट मार्केट प्राइस से निकल आएगा कि एनएनपी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को आपको माइनस करना है, सब्सिडी को आपको जोड़ना है, एंड गवर्नमेंट सरप्लसेस को आपको क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन अगर आपके पास एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर दीजिए नेशनल इनकम में, नो प्रॉब्लम। ये आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार से अब आपका हमने ये जो गणना किया, ये क्या था, आपके पास चौथा कॉन्सेप्ट था एनएनपी की गणना करना, और एनएनपी की गणना हम इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। अब आपके पास अगला आता है, पॉइंट आता है आपका, आता है
हाँ, अगला पॉइंट आता है पर्सनल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम जो आपके पास होती है, अगला कॉन्सेप्ट आपका है पर्सनल इनकम का। ठीक है, आपका छठवां मैं डिस्कस कर रहा हूं, व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय, ठीक है, पर्सनल इनकम। ठीक है, व्यक्तिगत आय। देखो, व्यक्तिगत आय का कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ लो। ठीक है, क्या व्यक्तिगत आय व्यय योग्य आय होती है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। व्यक्तिगत आय क्या होती है? मान लीजिए हम 5 लोग मिलकर के एक उत्पादन करते हैं। ठीक है, ए, बी, आपका सी, आपका डी एंड आपके ई। तो हम ये लोग 5 लोग मिलकर के उत्पादन की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये 5 लोग मिलकर के हम लोग उत्पादन की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं और कुल उत्पादन आपका कितना हो जाता है? 10,000 रुपए मान लीजिए उत्पादन करते हैं। तो व्यक्तिगत आय क्या होगी? तो नॉर्मल है कि व्यक्तिगत आय आप निकालने के लिए, पर्सनल इनकम निकालने के लिए, मैंने अदर चीजों को कांस्टेंट मानना है। तो उत्पादन का वितरण का नियम यह कहता है कि इससे आप पर्सनल इनकम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पर्सनल इनकम, तो इस 10,000 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या निकल आएगा? आपको निकल आएगा 2,000 पर्सनल इनकम पर व्यक्ति निकल आएगी ना। ठीक है, तो जब उत्पादन को संपूर्ण उत्पादन के साधनों के बीच विभाजित करते हैं, तो जो इनकम प्राप्त होती है वो इनकम आपकी पर्सनल इनकम कहलाती है। ठीक है, तो पर्सनल इनकम क्या हो जाती है? ये आपके पास वो इनकम होती है जब कुल उत्पादन को डिवाइड कर देते हैं उत्पादन के साधनों में। इसमें क्या होता है कि पर्सनल इनकम के अंतर्गत आपको शामिल क्या किया जाता है? पर्सनल इनकम के अंतर्गत आपको राष्ट्रीय आय में से, पर्सनल इनकम क्या होती है? अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट देखिए, नेशनल इनकम में से आपको माइनस किया जाता है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट टैक्सेस। ठीक है, जो आपके पास सबसे पहले कंपनी क्या करती है? अपना टैक्स टोटल जो उसकी इनकम हुई है, नेशनल इनकम जो हुई है उस कंपनी की। ठीक है, मान लीजिए मैं एक कंपनी में काम करता हूं, उसमें पर्सनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो उसकी टोटल इनकम को कंपनी फर्म क्या करती है? सबसे पहले उसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस कर दिया जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचता है उसमें प्रॉफिट टैक्स को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट टैक्स को माइनस कर दिया जाता है। प्रॉफिट टैक्स को माइनस करने के बाद सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, एसएससी को माइनस कर दिया जाता है। मतलब आपका पेंशन का अमाउंट जो है, स्वास्थ्य बीमा का अमाउंट है, वो भी कंपनी वहीं से काट देती है टोटल अमाउंट से। उसके बाद क्या होता है? अगर कोई भुगतान आपको करती है सरकार, सरकार बीच बीच में नहीं बोनस देती है, तो ट्रांसफर पेमेंट को वो जोड़ देती है। याद रखना, ट्रांसफर पेमेंट को ऐड कर देती है। और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक जो होता है डेप्ट, पब्लिक डेट के इंटरेस्ट को भी जोड़ दिया जाता है पब्लिक डेट के। तो इस प्रकार जो आपकी इनकम होती है, ये पर्सनल इनकम का फार्मूला बन जाता है। तो ये पर्सनल इनकम जो होती है, ये आपके पास पर्सनल इनकम इक्वल टू प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम और माइनस इसको हम क्या कह सकते हैं? आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। देखो, कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करता है कि वो अपने कुल इनकम में से कुछ ना कुछ भाग अपने पास रख लेता है ताकि कंपनी के इमरजेंसी में काम करे। फिर प्रॉफिट टैक्स को क्या करता है? वो माइनस कर देता है। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटीज या आपके पास ब्याज नहीं मिल रहा, तो ये आपके पास प्राइवेट, ठीक है, इनकम में से आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट को या टैक्सेस को माइनस करा जाता, प्रॉफिट टैक्सेस को माइनस किया जाता, दस वी कैन फाइंड पर्सनल इनकम प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति की आय प्राप्त हो जाती है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या जो ये आप इनकम 2,000 रुपए लेकर के आए, ये पर्सनल इनकम के रूप में, क्या ये इनकम को आप व्यय कर सकते हो? ये क्या आपके व्यय योग्य इनकम है? तो इसका आंसर होगा नहीं। आपका 9th हो जाता है व्यय योग्य आय। व्यय योग्य आय इसलिए नहीं है, इस पैसे को आप खर्च नहीं कर सकते हो। आपकी ये व्यक्तिगत आय तो है, ठीक है, व्यक्तिगत आय तो है, नो डाउट।
दिस इज पर्सनल इनकम, बट ये डिस्पोजल इनकम नहीं है, ये खर्च करने वाली नहीं है। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, और डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करने के बाद जो कुछ आएगा वो आपका पर्सनल व्यय योग्य आय आएगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस को जो आप इनकम पाओगे, सबसे पहले इनकम टैक्स, आप अगर इनकम पाते तो इनकम टैक्स कटवाओगे, तो ये आपके पास डिस्पोजल इनकम या व्यय योग्य आय प्राप्त हो जाएगी। तो व्यय योग्य आय प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत आय में से डायरेक्ट टैक्सेस को आपको माइनस करना पड़ेगा, ये आपका फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो व्यय योग्य आय अपना आप निकाल लोगे, तो जो भी आपके परिवार में इनकम आती है वो व्यक्तिगत आय आती है। व्यक्तिगत आय कभी भी आप एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, जब तक कि डायरेक्ट टैक्सेस उससे माइनस ना किए जाए। जब डायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए जाते हैं तो जो इनकम बचती है उस इनकम को आप डिस्पोजल करने के लिए तैयार हैं, उसको आप व्यय करने के लिए तैयार हो। अब आपके पास 10th पॉइंट हो जाता है। 10th पॉइंट आपके पास हो जाता है कि आपके पास 10th तो नहीं होगा, 8 पॉइंट आपका हो जाता है कि आपके पास पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो एक देश में यदि नेशनल इनकम में से को पॉपुलेशन से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी और मिल जाएगी। और अगर पॉपुलेशन का मान बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, सॉरी बढ़ेगा नहीं, पर कैपिटा इनकम का मान घटेगा। और नेशनल इनकम का यदि मान बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम का मान बढ़ेगा। तो ये पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने का आपका फार्मूला बन जाता है। तो इस प्रकार हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि ऑल द कंपोनेंट, जो इसके राष्ट्रीय आय के सारे कंपोनेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और ये अब आपको ये सारे कंपोनेंट से प्रश्न आना अनिवार्य है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा हूं, मैं अनिवार्य वर्ड का यूज कर रहा हूं कि ये अनिवार्य है। और इस